हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स डायग्नोसिस में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से न्यू चैप्टर जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट और फर्स्ट चैप्टर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बताता है? स्टडी अबाउट ए चार्ज इन रेस्ट, यानी खड़े चार्ज की प्रॉपर्टी जब चार्ज रेस्ट में हो और उसकी प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ते हैं तो वही उसी को स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली स्टडी अबाउट ए चार्ज इन रेस्ट। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट है। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना। जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिकल फेनोमेना के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। यह है दो पार्ट में डिवाइडेड। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, ठीक है। और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, यानी खड़े चार्ज, रेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा। दूसरा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, डायनामिक मीन्स मोशन, यानी जब चार्ज क्या हो, रेस्ट से मोशन में हो, चलना चालू हो जाए तो हम लोग बोलेंगे डायनामिक्स, यानी जब स्टडी अबाउट ए चार्ज इन मोशन, जब चार्ज क्या हो, मोशन में हो तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होता है? मोशन के आधार पे अलग अलग चैप्टरों का और डिवीजन हो गया है। जैसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स फर्दर और कई सारे चैप्टरों में टूट गया है। पहला है इलेक्ट्रिक करंट, पहला इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा है मैग्नेटिज्म, तीसरा है एसी करंट और चौथा है EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब क्या होता है कि कोई भी चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। जब वो चार्ज क्या हो, मोशन करना चालू हो, तो मोशन अलग अलग तरीके के भी हो सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, बार बार डायरेक्शन का बदलाव हो सकता है मोशन में, या तो एक्सेलरेशन भी हो सकता है। तो उसके आधार पे अलग अलग चैप्टरों का डिवीजन हुआ है। तो जैसे कि जब चार्ज क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में होता है। जब चार्ज क्या हो, यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ते हैं। तो हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। किसका? चार्ज का। चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में रहे तो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म। जब चार्ज का बार बार डायरेक्शन को बदल रहा हो तो हम लोग एसी करंट में पढ़ते हैं। एसी का मतलब ही होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग मतलब बार बार डायरेक्शन में बदलाव होना। तो हम लोग बोलेंगे इसमें क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन किसका? चार्ज का। चार्ज का डायरेक्शन ऑफ मोशन जब बार बार बदलता है तो हम लोग एसी करंट कहते हैं। अब जब चार्ज एक्सेलरेट होता है तो हम लोग बोलते हैं कि एक्सेलरेटेड चार्ज ऑलवेज क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब एक्सेलरेटेड चार्ज क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्रिएट करता है। तो हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग कब पढ़ेंगे? जब क्या होगा? चार्ज एक्सेलरेशन में होगा। कैसा होगा? चार्ज जब एक्सेलरेटेड होगा, ठीक है। आया समझ में? तो ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन है क्लास 12 का और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वेटेज वाला पोर्शन है, ठीक है। तो उसका शुरुआत जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से होता है, खड़े चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि चार्ज क्या होगा, मोशन करना चालू होगा तो पहले इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद अल्टरनेटिव करंट और हमारा जो लास्ट चैप्टर होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। ये पूरा का पूरा क्लास 12 का इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली ये रेस्ट चार्ज के बारे में बताता है, चार्ज इन रेस्ट। तो पहले हम लोग समझते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज क्या होता है, इससे पहले समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि कोई भी चीज़ें किससे बनी हैं। तो कोई भी चीज़ें जो बनी हुई है वो एटम से बनी हुई है। कैसे, किससे बनी है? एटम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा एटम्स। तो एटम में दो पार्ट होते हैं। एक होता है सेंटर पार्ट जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। सेंटर पार्ट न्यूक्लियस होता है जिसमें दो पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? दो पार्टिकल्स, दो अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस के दो पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन्स, दूसरा होता है न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स। तो पहला प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इसके इर्द गिर्द घूमने वाले जो होते हैं, क्योंकि अगर एटम्स के अंदर में न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अराउंड में जो घूमता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसको बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के बाहर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये इसको पार्ट को बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन रहता है? तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। वो क्या करते हैं? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द में सर्कुलर मोशन कर रहे थे। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास क्या होता है? सेम होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पास होता है, उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के पास भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास चार्ज ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल। तो हम लोग बोलेंगे चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक समान है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों मिलके क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए। तो इसी कारण से हमारे जो एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। तो एटम क्या होता है? एटम आर न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। तो कोई, अब पूरे के पूरे एटम्स क्या है? न्यूट्रल इन नेचर है, और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। तो अब इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन्स। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स कितना होता है? वो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास, और उतना ही चार्ज होता है एक प्रोटॉन के पास, ठीक है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज। आया समझ में? तो ये हुआ हमारे पास चार्ज। तो अब हम लोग हमारा दूसरा टॉपिक जो पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। ये एटम्स के बारे में पढ़े और उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। तो चार्ज क्या है? हम लोग बोलेंगे चार्ज क्या है? तो चार्ज क्या है? चार्ज इज बेसिकली इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी। जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है? तो बेसिकली एक मटेरियल है, पार्टिकल्स है जिसके पास इनहेरेंट खूबी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है
उसके पास, जो जिसको हम लोग नेगेटिव या तो पॉजिटिव कहते हैं। इनहेरेंट प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? इनहेरेंट प्रॉपर्टी वो जो उसकी खूबियाँ, जैसे शुगर ले लिए, चीनी, तो चीनी में क्या होता है कि चीनी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है? उसका मिठास। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है? नेगेटिव चार्ज। इसी तरह प्रोटॉन जो है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है? पॉजिटिव चार्ज। आया समझ में? तो चार्ज क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। तो चार्ज is inherent property of material। ठीक है, मटेरियल का इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है। तो अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्ज, कितने टाइप के चार्ज होते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। क्या होते हैं हमारे पास? टाइप ऑफ चार्ज। ठीक है, कई बच्चे ये भी बोलते हैं कि न्यूट्रल चार्ज होता है। न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता है, कुछ चार्ज नहीं है तो उसको न्यूट्रल बोल देते हैं। तो इसीलिए हमारे पास चार्ज तो दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज वो होता है, जैसे कि कोई भी एटम्स में हमने देखा कि न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास भी होता है। तो इस कारण से एटम्स क्या होते हैं? न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। जब कोई भी एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है कि वो बॉन्डेड है एक ही में, और प्रोटॉन क्या है? वो बॉन्डेड है। तो प्रोटॉन तो कहीं निकल के जा नहीं सकता है, तो जाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि बॉन्डिंग बनाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। जैसे सोडियम Na+ बनाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए। तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो हम लोग बोलेंगे वो एटम क्या हो गया? Na+, यानी पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए, क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, तब हम लोग उसको पॉजिटिव चार्ज करेंगे। तो बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, डेफिशिएंट मतलब कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए तो, जैसे Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाती है तो वो Cl- बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब एक्सेस हो जाए तो नेगेटिव चार्ज, कमी हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज और एक्सेस हो जाए तो नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग लिखेंगे नेगेटिव चार्ज इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्सेस हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज। और जब वो डेफिशिएंट हो, कमी हो, तो हमारा बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के ऊपर भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो पहले आप जानते होंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन को, आप लोग जानते होंगे कि एक एक्सपेरिमेंट हम लोग पहले पढ़ा करते थे जूनियर में, कि एक काइट वाला यानी पतंग उड़ाने वाला एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक धागा रहता था सिल्क का और उसमें एक चाबी को बांध दिया करते थे और उड़ाते थे। तो जब हम लोग उतारते थे तो देखते थे सिल्क का जो धागा जो गीला रहता था तो हम लोग देखते थे इलेक्ट्रिक शॉक मिलता था। तो वो एक्सपेरिमेंट को किसने किया था? फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट को किया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि अगर कोई भी चीज़ को जोड़ा जाए तो कुछ ना कुछ हमको मिलता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देंगे तो हम लोग को H2O मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो कुछ ना कुछ जोड़ने पे हमको हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है। पर मैथमेटिक्स में ऐसा है कि अगर आप पॉजिटिव क्वांटिटी और नेगेटिव क्वांटिटी एक बराबर को अगर जोड़ देते हो तो हमको रिजल्टेंट में कुछ नहीं मिलता है। जैसे +2 और -2 अगर जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलता है? 0, कुछ नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि अगर दो चीज़ को जोड़े और रिजल्टेंट हमको कुछ नहीं मिला तो उसका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव रख दिए। तो इस कारण से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नाम रख दिया चार्ज को। क्यों? क्योंकि इन लोग को अगर सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है? न्यूट्रल होता है, यानी 0, कुछ भी नहीं मिलता है, कोई चार्ज नहीं मिलता है। आया समझ में? इस कारण से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो इसमें से चार्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई भी बॉडी चार्ज है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो हमने बोला इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है कि आराम से वो
कोई भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट यानी न्यूक्लियस के बाहर में है तो आराम से वो निकल सकता है। क्यों? बॉन्डिंग के लिए, ठीक है, बॉन्डिंग के लिए वो आराम से निकल सकता है। इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस या डिफिशिएंट होना यानी ज़्यादा या कमी होना ही सिर्फ चार्ज को बताता है। कोई भी चार्ज पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब समझ जाना है कि इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी हो गई। कोई भी चार्ज पॉजिटिव है इसका मतलब यानी कोई भी चार्ज नेगेटिव है इसका मतलब समझ जाना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा। और जब पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंट है। आया समझ में? तो इसको याद रखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब कहलाता है और कोई भी बॉडी नेगेटिव चार्ज कब कहलाता है। आया समझ में? तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं यूनिट के बारे में, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज का जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो चार्ज का होता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होता है, वो होता है कूलम, जिसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से। तो अगर चार्ज हमको लिखना है पॉजिटिव 2 कूलम चार्ज, तो हम लोग क्या लिखेंगे, +2 और सी कैपिटल लिखेंगे। ऐसा समझ में? तो ये हमारा कहलाएगा चार्ज, ठीक है। तो चार्ज का यूनिट क्या हो गया, कूलम। पर कूलम क्या है, वो बहुत बड़ा यूनिट है, क्योंकि चार्ज बहुत बड़ा है, 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है। इस कारण से हम लोग प्रैक्टिकली जो यूज़ करते हैं वो हम लोग या तो मिली कूलम यूज़ करते हैं, मिली कूलम, ठीक है, या तो माइक्रो कूलम यूज़ करते हैं, या तो नैनो कूलम यूज़ करते हैं। मिली कूलम कब कहते हैं? जब हमारे पास 10⁻³ कूलम हो। कितना हो? 10⁻³ और जब माइक्रो कूलम कब कहलाता है? जब 10⁻6 कूलम हो, ठीक है। और नैनो कूलम, नैनो मतलब 10⁻9 यानी, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल ये तीनों क्वांटिटी का जो है इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, यूनिट्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो 1 कूलम चार्ज है वो काफ़ी बड़ा चार्ज है। तो हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे कि 1 कूलम चार्ज कितना चार्ज होता है। आया समझ में? तो ये है। और एसआई यूनिट, CGS यूनिट भी छोटा यूनिट होता है। तो CGS यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है ESU। क्या होता है? ESU। और 1 कूलम चार्ज जो होता है, 1 कूलम चार्ज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, ठीक है। 1 कूलम चार्ज क्या होता है, वो 1 कूलम जो चार्ज होता है वो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है, ठीक है। ये छोटा चार्ज है CGS यूनिट। तो हम लोग सब चीज़ में SI यूज़ करते हैं, तो हमेशा हम लोग कूलम का इस्तेमाल करेंगे। अगर बहुत सारे क्वेश्चन को बनाते हैं तो हम लोग को मिली कूलम, माइक्रो कूलम और नैनो कूलम में मिलता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डायमेंशन ऑफ चार्ज, ठीक है। डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज, ठीक है। डायमेंशन, अब डायमेंशन ऑफ चार्ज का डायमेंशन निकालना है। तो चार्ज क्या है? एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते थे? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बोलते थे जो कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हो। फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिक होता है, उससे बना हुआ क्वांटिटी को हम लोग डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते थे। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है चार्ज। तो चार्ज कैसे होता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं करंट इक्वल टू होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब हमको चार्ज निकालना है, तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा I करंट इंटू टाइम t। तो करंट के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं डायमेंशन फार्मूला में सिंबल यूज़ करते थे वो A यूज़ करते थे, ठीक है। और टाइम के लिए यूज़ करते थे t। तो हमारे पास डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज क्या हो गया? Q इक्वल टू वो हो गया A1 T1। आया समझ में? तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया? A1 T1। और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा M0 L0 T1 A1, ठीक है। ये हमारा आ गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज, ठीक है। बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है, तो ये होगा, ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। आया समझ में? तो डायमेंशन के बारे में हमने पढ़ा, यूनिट के बारे में पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में, ठीक है।
और हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो पहला प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। लिखेंगे चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, तो कोई स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? तो स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक फॉर्म, ठीक है। तो डायरेक्ट हम जिसको जोड़ देते हैं, जैसे 1 + 1 2, 2 + 3 5, तो आराम से जोड़ दिए, एल्जेब्रिक टर्म में जोड़ दिए बिना कोई डायरेक्शन का झंझट लिए। तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और जिसको जोड़ दिया जाता है एल्जेब्रिक फॉर्म में, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो चार्ज कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ठीक है। ये क्या है? ट्रांसफरेबल, यानी एक चीज़ से दूसरे चीज़ में हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कब? कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटम्स में, मान लीजिए एटम्स है ये न्यूक्लियस, तो एटम्स में अगर इलेक्ट्रॉन अगर घूमते घूमते बाहर निकल जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये क्या हो गया? एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन से ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या हुआ कि आराम से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाती है पॉजिटिव चार्ज। तो इसी तरह जो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज आराम से हो सकता है अगर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट और एक्सेस हो, ठीक है। तो इसको हम लोग ये बोलेंगे कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, एक बॉडी से दूसरे एक बॉडी में, ठीक है। क्यों? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो नेगेटिव चार्ज, अगर ये डोनेट कर देगा तो पॉजिटिव चार्ज। तो इस कारण से ये चार्ज क्या होता है? ट्रांसफरेबल होता है। और थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व। चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। कंजर्व करने का मतलब है फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम में जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। तो हमने बोला फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज is positive charge and negative charge is same, ठीक है। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? फॉर आइसोलेटेड सिस्टम सेम होता है। इसका मतलब चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। क्या होता है? चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है, यानी जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें से बाहर से कोई मतलब नहीं, ठीक है। जैसे कि एक सिस्टम हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए कि हम एक आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसको बाहर से मतलब नहीं, बाहर से कोई भी चार्ज आ नहीं सकता है, ठीक है। वो ऐसा सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। कि मान लीजिए मेरे पास 3 पार्टिकल्स हैं, क्या है? 3 पार्टिकल्स, जिसमें से एक सिस्टम में मेरे पास पहले है 3 कूलम, 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 2 कूलम और -1 कूलम। तो टोटल मेरे पास कितना है? 3 + 3 कूलम प्लस 2 कूलम -1 कूलम। तो मेरे पास कितना बच गया? 5 और 1 माइनस कर दिया +4 कूलम। मेरे पास कितना है? 4 कूलम। और मान लीजिए मेरे पास फिर जब हम एक्सचेंज किए तो मेरे पास इस पे आ गया 2 कूलम, इसके पास आ गया -4 कूलम। तो बताओ इसमें कितना बचा? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो पहले देखेंगे यहाँ पर +2 कूलम था, +2 कूलम, फिर इसके पास +4 कूलम और इसके पास x, नहीं पता हमको कितना कूलम है, पर हम लोग जानते हैं कि टोटल जो चार्ज था सिस्टम में वो कितना था? +4 था। तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या? तो x = निकालेंगे तो ये क्या आ गया? ये आ गया मेरा 6 + 6 कूलम प्लस x = +4।
तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -6 कूलम प्लस 4, तो x इक्वल टू हो गया -2 कूलम। तो मेरे पास x का वैल्यू कितना आ गया, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा -2 कूलम। आया समझ में? ये आइसोलेटेड सिस्टम का एक एग्जांपल है, क्यों चार्ज कंजर्व होता है फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। पढ़ते हैं चार्ज, फोर्थ, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स्ड होता है। ठीक है, क्योंकि अब देखते हैं चार्ज क्या होता है कि इंटीग्रल मल्टीपल हो, जैसे कि अब हम लोग जानते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन के बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से और ज़्यादा छोटा तो कोई भी चार्ज किया नहीं जा सकता है। तो हम लोग बोलेंगे जो भी चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके? इलेक्ट्रॉन्स के। जैसे कि 1, 2, 3, 4, तो हम लोग बोलेंगे चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस n टाइम ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो n क्या है? इंटीजर है। क्या है? इंटीजर, यानी वैल्यू जो n का होगा वो होगा 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, कभी भी डेसिमल में नहीं होगा। 1.5 ऐसा थोड़ी हो सकता है कि बोलेंगे हमको कि 1.5 चार्ज दे दो, तो 1.5 चार्ज होगा क्या? इलेक्ट्रॉन का 1.5 किया जा सकता है? नहीं, या तो 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं n इज अ इंटीग्रल मल्टीपल। n क्या होता है? ये होता है इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, ऑफ चार्ज। आया समझ में? तो याद करिए हम लोग ने बात किया था कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है। तो चलिए देखते हैं कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है। तो 1 कूलम चार्ज जो होता है, 1 कूलम चार्ज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, ये फॉर्मूला है मेरे पास, ये फॉर्मूला है। तो अब हम लोग नंबर ऑफ n निकालते हैं चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज इक्वल टू प्लस माइनस n हमको नहीं पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या आ गया? 1/1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ये होता है 6.25 इंटू 10 पावर माइनस प्लस 19। ठीक है, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कब? 1 कूलम चार्ज के लिए। इतना 6.2 इंटू 10 पावर 19 बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है। इस कारण से 1 कूलम चार्ज क्या होता है? बहुत बड़ा क्वांटिटी है। इस कारण से हम लोग जो प्रैक्टिकल यूनिट में यूज़ करते हैं वो हम लोग नैनो, माइक्रो या तो मिली कूलम को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। प्रॉपर्टी थर्ड, फिफ्थ। ठीक है, अब है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट एट ईच अदर। ठीक है, अब लाइक चार्ज क्या है कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? रिपल्सन करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, रिपेल करेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज क्या है? एक दूसरे से दूर भागेगा। क्या भागेगा? दूर भागेगा। तो जब कोई लाइक चार्ज, दोनों एक जैसा चार्ज हो, या तो पॉजिटिव हो तो भी दूर भागेगा, नेगेटिव हो तो भी दूर भागेगा। तो हम लोग बोलेंगे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अनलाइक चार्जेस नेगेटिव भी क्या था? ये भी क्या कर रहा था? रिपेल कर रहा था। ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज क्या है? दूर भाग रहा है, नेगेटिव चार्ज दूर भाग रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है एक दूसरे से। तो जब सेम नेचर का चार्ज हो तो क्या होता है? दुश्मनी। ठीक है, तो जब क्या हो, जो यानी सेम नेचर का चार्ज हो तो दुश्मनी होता है, और अपोजिट नेचर का चार्ज हो तो क्या होता है? प्यार। क्या होता है? प्यार।
ठीक है। तो अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, जो अपोजिट नेचर का चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करता है और सेम नेचर का चार्ज होता है वो रिपेल करता है। आया समझ में ये प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम लोग लिखते हैं चार्ज आर इनवेरिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज नंबर 6। चार्ज इज इनवेरिएंट यानी चार्ज कभी बदलता नहीं है किसी भी चीज़। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है, उसके पास 1 कूलम चार्ज है तो हमेशा ही चार्ज 1 ही कूलम रहेगा। पर हम लोग जानते हैं कि मास बदल जाता है, कि मास, अगर कोई पार्टिकल का वेलोसिटी मान लीजिए बहुत तेज़ी से रफ्तार में जा रहा होगा तो उसका मास बदल जाता है, क्योंकि मास के पास 2 चीज़ होता है। मास इक्वल टू जो होता है m0 रेस्ट मास रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसका मतलब कोई भी पार्टिकल अगर बहुत तेज़ी से रफ्तार से चल रही होगी लाइट के कंपैरिजन में, तो हम लोग देखते हैं उसका मास क्या होता है, बढ़ जाता है। मास क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग मास का बदलाव हो रहा है। जैसे जैसे रफ्तार तेज हो रही है वैसे वैसे वजन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। पर हम लोग देखते हैं चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट होता है, वो बदलता नहीं। वो हमेशा 1 कूलम चार्ज है तो वो खड़ा चार्ज रेस्ट में है तो भी 1 कूलम चार्ज है। जब स्पीड में चल रहा है यानी वेलोसिटी है लाइट के कंपैरिजन में, तब भी उसके पास कितना होता है, 1 कूलम चार्ज ही रहेगा। समझ में आया। तो इसका मतलब है चार्ज क्या होता है, कभी भी बदलता नहीं है। इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पीड से इंडिपेंडेंट है। पर हम लोग देखते हैं मास इज डिपेंडेंट फंक्शन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। यानी मास क्या है, डिपेंडेंट फंक्शन है, ये बदलता है। रफ्तार बदलने पे मास बदलता है। आया समझ में। 6.7 चार्ज ऑलवेज कम फ्रॉम मास। यानी चार्ज हमेशा मास के साथ आता है। क्या होता है, मास के साथ। जब मेरे पास कोई भी चीज़ चार्ज है, इसका मतलब उसके पास कोई ना कोई मास जरूर होगा। जैसे चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1 नेगेटिव चार्ज है मेरे पास, यानी इसके पास एक ये नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन का एक मास जरूर आया होगा। यानी चार्ज हमेशा मास के साथ आता है, पर मास हमेशा चार्ज हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि ये हम लोग बोले कि ये क्या चार्ज है, बोले नहीं। कोई भी एटम्स क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, नहीं होते, क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। इसके कारण से दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रल इन नेचर है। तो न्यूट्रल मतलब कोई भी चार्ज नहीं, तो इसके पास चार्ज नहीं है पर मास है, बोले हाँ मास है। पर अगर से इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाए या तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो हम लोग बोलेंगे इसके पास पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसमें मास निकल के जाएगी। इलेक्ट्रॉन का कोई मास होता है तो मास जाएगा तो इसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया, पर इसका मास क्या होगा, घट गया। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो मास गेट डिक्रीजेस, और जब नेगेटिव चार्ज होगा तो हमारा मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। तो आया समझ में। तो यानी चार्ज ऑलवेज कम फ्रॉम मास, यानी चार्ज हमेशा कहाँ से आता है, मास से आता है। यानी मास चार्ज पे आए ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि ये हमेशा चार्ज हो ये ज़रूरी नहीं, ये न्यूट्रल भी हो सकता है। आया समझ में। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज है। अब हम लोग पढ़ते हैं चार्जिंग ऑफ मटेरियल। कोई भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जा सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्जिंग ऑफ मटेरियल हम लोग देखते हैं कि यानी क्या होता है कि मटेरियल को 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कोई भी मटेरियल को 2 कैटेगराइज किया जा सकता है। तो मटेरियल जो है, कोई भी मटेरियल है, 2 पार्ट में इसको कैटेगराइज कर देते हैं टाइप में। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। ठीक है। कंडक्टर क्या होता है, जो अलाउ करे फ्लो ऑफ चार्जेस कोई भी मटेरियल में। अगर कोई भी मटेरियल में फ्लो ऑफ चार्जेस को अलाउ करता है कि हाँ कोई भी चार्ज आराम से मोशन कर सकती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं, कंडक्टर। मोस्टली मेटल्स आर ए कंडक्टर। मोस्टली हम लोग देखते हैं कि मेटल क्या होती है, कंडक्टर होती है। और इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर दोज टाइप ऑफ मटेरियल विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज। जहाँ पे कोई भी चार्ज का मूवमेंट ना होने दे कोई भी मटेरियल, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर बेसिकली आर नॉन मेटल्स। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं चार्जिंग। तो चार्जिंग क्या होता है, चार्जिंग होता है कि चार्जिंग
ये बोलते हैं कि कोई भी बॉडी को चार्ज करने के लिए 3 प्रोसेस होते हैं, एक कंडक्शन, दूसरा इंडक्शन और तीसरा होता है बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम लोग पहला पढ़ते हैं फर्स्ट कंडक्शन, दूसरा इंडक्शन एंड तीसरा रबिंग या तो फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब कंडक्शन क्या कहते हैं कि अगर कोई भी मटेरियल को, जैसे कि यहाँ पर लिखे आए, एक कोई भी चार्ज मटेरियल को लेके आए, मान लीजिए मेरे पास एक मटेरियल है जो पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल लेके आए और इसको क्या किए, एक न्यूट्रल मटेरियल से आके टच कर दिए। इसको यहाँ पर, इसको ले के यहाँ पर टच कर देते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि ये भी मटेरियल क्या हो जाती है, ये भी मटेरियल मेरा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्जेस हो गए। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ चार्ज फ्लो हो गया। तो फ्लो कब हो सकता है? तो हमने बोला फ्लो तब हो सकता है जब ये अलाउ करे फ्लो करना। तो फ्लो तभी हो सकता है जब ये क्या हो, कंडक्टर हो। क्या हो? कंडक्टर। आया समझ में? तो पहला प्रोसेस है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होगा? जब कोई कंडक्शन कब होता है? जब हम लोग कोई भी चार्ज मटेरियल को लेके आए, जैसे कि इसको हम लोग चार्ज करके लेके आए और ये मटेरियल पे टच कर दिए। तो ये मटेरियल पे टच कर दिए तो हम लोग देखते हैं इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज था, तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। समझ में आया? तो ये कब हो सकता है? जब दोनों क्या हो, कंडक्टर हो। और दूसरा होता है इंडक्शन। ठीक है, तो इंडक्शन क्या होता है? मेथड होता है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज को ले आए, कोई भी चार्ज, मान लो एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को एक न्यूट्रल चार्ज के पास लेके आते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या हो जाता है, इसका पॉजिटिव चार्ज एक साइड में आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज एक साइड में आ जाता है। ठीक है, बाद में इसको अर्थ कर देते हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज ड्रेन हो जाएगा अर्थ में और ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग चार्ज किया जा सकता है। कैसे? इंडक्शन के मेथड। इंडक्शन मतलब होता है कि दूर रखे हुए भी इफेक्ट हो जाएगा कोई भी। अगर मान लीजिए कि ये चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर रख दे, तो यहाँ पर क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, यानी शिफ्टिंग हो गया। पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया। उसके बाद हम लोग अर्थ जब कर देते हैं तो अर्थ में नेगेटिव चल जाता है और पूरा का पूरा ये क्या होता है, मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज हो गया। आया समझ में? तो ये दूसरा प्रोसेस था इंडक्शन। तो ये भी इंडक्शन कब पॉसिबल है? जब फ्लो ऑफ चार्ज पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स वापस अर्थ में जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इसका मतलब है कि ये कब प्रोसेस हो सकता है? जब ये कंडक्टर हो। कैसा हो? कंडक्टर। ठीक है। थर्ड क्या है? थर्ड है मेरा बाय रबिंग, यानी फ्रिक्शन। अब क्या होता है कि कोई भी मटेरियल को अगर लेके आते हैं, ये दोनों में हो सकता है, ये इंसुलेटर में भी हो सकता है और कंडक्टर में भी हो सकता है। अगर दो मटेरियल को लेके आते हैं और इसको कांटेक्ट में ला के अगर रब करते हैं, तो क्या होता है कि इसका जो एटम्स और न्यूक्लियर वो इतने करीब हो जाता है कि एक दूसरे से ओवरलैप हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ड्यू टू वीक वेंडर वाल ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है कि इंटरलॉक होने के बाद जब हम लोग रब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास रह जाते हैं, टूट के आ जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास चल जाते हैं और इसके पास क्या होता है कि डिफिशिएंट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बाय द रबिंग और फ्रिक्शन प्रोसेस। तो थर्ड जो हमारा प्रोसेस है वो है रबिंग। थर्ड प्रोसेस जो है रबिंग या तो फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन में क्या होता है कि एक सरफेस को दूसरे सरफेस से कांटेक्ट में लाया जाता है। ठीक है, ये कांटेक्ट में लेके आए और इसको रब कर दिए तो हम लोग देखते हैं कि कुछ जो मटेरियल आएगा वो इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो दूसरा मटेरियल क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये कब होता है? फ्रिक्शन से होता है।
फ्रिक्शन रबिंग मेथड। तो ये इंसुलेटर में भी हो सकता है और कंडक्टर में भी हो सकता है। तो इंसुलेटर और कंडक्टर को साथ में अगर रब किया जाए तो हम लोग देखते हैं द एक्सचेंज ऑफ चार्जेस इज पॉसिबल। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन या तो रबिंग प्रोसेस। आया समझ में? तो ये था हमारा आज के लेक्चर का। अगर ये लेक्चर आप लोग को पसंद लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।